नमस्ते दोस्तों। हम जो फर्स्ट ग्रेड के लिए जो मैनेजमेंट है ना, जिसके 10 से 15 सवाल जो आते हैं, वो हम यहाँ पे राट पब्लिकेशंस की जो बुक है, इससे मैं पूरा मैनेजमेंट आपको बुक से यू का यू जो बुक में है वो आपको पढ़ाऊंगी। जो ये सभी विषयों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें आता है, जो नए समावेश के आधार पे बनाया गया है। इनके लेखक है अजय रखना सर और राट पब्लिकेशन है। क्योंकि इस बुक में से मैंने देखा है कि हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या, लगभग सभी क्वेश्चंस, कोई बाई बाई ऐसा होता है कि बाहर से आ जाए, लेकिन सारे क्वेश्चंस इस बुक से मिल जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी बुक को हम कवर करते हैं, पूरी बुक को पढ़ते हैं, फिर इसके हर टॉपिक के बाद हम क्वेश्चन आंसर जो है इसके पीछे दे रखे हैं वो भी सोल्व कर लेंगे। धीरे क्लास से हम करेंगे नहीं, चाहे तो एक टॉपिक हमारा 5 दिन में हो, 4 दिन में हो, मैं आपको बुक की पीडीएफ बना के उसमें अंडरलाइन जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, ऐसे पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो देखिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वाला जो टॉपिक है हमारा शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन हम यहाँ से शुरू करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन हमारा ये टॉपिक लगा हुआ है। इसमें इसमें बताया है कि मनुष्य पूरे जीवन काल में बहुत से संगठनों जैसे परिवार है, अस्पताल, विद्यालय, विश्वविद्यालय, क्लब, बाजार, दल, सभी के लिए मतलब कि संबंध बना के रखता है। और ये संगठन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। लेकिन इन संगठनों में क्या है, प्रबंधन जरूरी होता है। बिना प्रबंधन के संगठन अपने जो लक्ष्य निर्धारित करता है उसको प्राप्त नहीं कर पाता। विद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षा से संबंधित क्या बनाए जाते हैं, लक्ष्य बनाए जाते हैं। उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रबंधन बनाया जाता है, जिसे शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि शैक्षिक विद्यालय जो संगठन होता है ना, विद्यालय क्या है, संगठन। इसमें 4 तत्व होते हैं। कौन कौन से? भौतिक, मानवीय, वित्तीय और सैद्धांतिक। अब ये भौतिक, मानवीय और वित्तीय क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या होते हैं ये। तो देखिए कि विद्यालय संगठन के जो 4 तत्व होते हैं, भौतिक के अंदर क्या क्या आता है। भौतिक में वो चीजें आती है जो जैसे भवन है, मेज, कुर्सी, मतलब कि जो भौतिक जो चीजें होती है ना, जैसे विद्यालय है हमारा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वर्कशॉप, जो भी सब चीजें हैं, खेल का मैदान है, जो छात्रावास है, दृश्य सर्वे जो सामग्री जो हमारी है, जैसे ब्लैक बोर्ड वगैरह, ये सब किस में आते हैं, भौतिक में। और मानवीय में मानव जो भी है, इसमें जो न्यून जो भी मानव होते हैं, जैसे छात्र है, शिक्षक है, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रबंधक, जो समिति हमारी होती है उसमें जितने भी सदस्य होते हैं, विद्यालय के जो पर्यवेक्षक हैं, शिक्षा अधिकारी और शिक्षाविद जो भी होते हैं, वो किस में आते हैं, मानवीय तत्वों में। अब होता है वित्तीय तत्व। वित्तीय होता है धन से संबंधित। तो स्कूल की जो फीस होती है, जो अनुदान जो भी आता है, जो कोर्स में जो है, वो सब किस में आता है, वित्तीय में। अब एक पक्ष, इसका एक तत्व होता है सैद्धांतिक पक्ष या सैद्धांतिक तत्व। सैद्धांत से देखो, सिद्धांत से ही समझ आ रहा है, जिसमें सिद्धांत, जिसमें कोई नियम हो, एक समय सारणी होती है, एक अनुशासन के लिए कोई नियम बने होते हैं, जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं की जाती है उसके भी कुछ नियम होते हैं। नियम और सिद्धांत जो होते हैं वो सैद्धांतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। ये जो सभी जो तत्व जो हमें बताए हैं, इनको एक व्यवस्थित तरीके से जब हम तालमेल के साथ बैठाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, शैक्षिक प्रबंधन। आगे बहुत अच्छे से सरल भाषा में इसमें लिख भी रखा है, बहुत ही इजी इसकी भाषा हम कह सकते हैं, बहुत ही मतलब सरल भाषा में हर चीज को अच्छे से समझाया गया है, मतलब हमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन 4 प्रकार के तत्वों के बीच तालमेल, ये जो 4 तत्व जो है यहाँ पे दे रखे हैं, इन चारों तत्व, ये चारों तत्व हमें पता होना चाहिए। भौतिक, मानवीय, वित्तीय और सैद्धांतिक के बीच जो बैठाने का जो प्रबंधन है ना, तालमेल बैठाने का, उसे क्या कहते हैं, शैक्षिक। अब वैसे तो तालमेल बैठाने का क्या है, प्रबंधन, लेकिन ये शिक्षा के क्षेत्र में इसलिए क्या है, शैक्षिक प्रबंधन। शैक्षिक प्रबंधन के इस तालमेल की वजह से विद्यालय क्या करता है, अपने शैक्षिक जो उद्देश्य जो बनाता है ना, उनको प्राप्त करता है। अब शैक्षिक प्रबंधन इस ये किन से बना है, शिक्षा और प्रबंधन। इसलिए हमें शिक्षा का अर्थ और प्रबंधन समझना जरूरी है। सबसे पहले शिक्षा का अर्थ हम समझते हैं, शिक्षा क्या है। देखिए विद्यार्थी जो होता है ना, उसके अंदर जो योग्यताएं हैं, उसके आंतरिक जो योग्यताएं हैं, उनका विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। शिक्षा का लक्ष्य विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास और सुयोग्य नागरिक बनाना होता है।
विद्या शिक्षा का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थी को सुयोग्य नागरिक बनाना और सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा प्रदान करने का औपचारिक साधनों में विद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विद्यालय एक संगठन है जो शिक्षा के उद्देश्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने का कार्य करता है, ठीक है। अतः विद्यालय इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण कार्यों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करता है और इसे ही शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। इसमें कहा गया है कि जो विद्यालय है ना, वो अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित करता है। अब उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किनको उद्देश्य जो विद्यालय ने जो बनाए हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो प्रबंधन जो किया जाता है उसे शैक्षिक प्रबंधन कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं यहाँ पे दे रखी है, परिभाषाएं हम देख लेते हैं। इसकी कुछ परिभाषाएं यहाँ पे दे रखी है, उन परिभाषाओं पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले गांधी जी की परिभाषाएं जो दे रखी है, ये पेन तो ठीक नहीं लग रहा, दिखाई कम दे रहा है, इसलिए दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलो, गांधी जी की परिभाषाएं। गांधी जी की परिभाषाएं, गांधी जी कहते हैं कि शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का विकास ही क्या है? शिक्षा है। शरीर, मस्तिष्क व आत्मा का विकास क्या है? शिक्षा है। ये है टीपीनन। टीपीनन इन्होंने कहा है शिक्षा मनुष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है जिसमें अपने उच्चतम योग्यता के अनुसार मानव जीवन को मौलिक योगदान दे सके। देखिए, ये सब चीजें रटने की है, आप रट सकते हैं। आप वीडियो को रोक के इनको अगर नोट डाउन करना चाहे, जिसके पास पुस्तक नहीं है वो नोट डाउन कर सकता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, प्रबंधन का अर्थ क्या है? क्योंकि शैक्षिक प्रबंधन हमें हमारे लगा हुआ है, तो प्रबंधन या शैक्षिक प्रबंधन कुछ भी पूछ सकती हैं, बहुत अच्छे से इसमें दे रखा है। कोई संगठन या संस्था, कोई भी संगठन या संस्था लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुनियोजित व व्यवस्थित तरीके से कार्य करता है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? मतलब कोई संगठन है, कोई संस्था है और वह संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई सुनियोजित या व्यवस्थित कोई तरीका व्यवस्थाएं बनाती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रबंधन कहते हैं। मैं आगे इसलिए नहीं बता रही अपनी भाषा में, क्योंकि इसमें मैं जो भी बताने की कोशिश कर रही हूँ ना, सब इसमें बहुत आराम से लिखा हुआ है सरल भाषा में, इसलिए हम इसी के ऊपर रीडिंग लगाएंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, स्टेप बाय स्टेप। अतः वह संस्था संगठन अपने सभी कार्मिकों के कार्यों के बीच तालमेल मतलब समन्वय बनाता है। अपने उपलब्ध संसाधनों का, उनके पास जो संसाधन है उस संगठन या संस्था के पास, उनका सही ढंग से इस्तेमाल, जिससे कम से कम निवेश करना पड़े और अधिक क्या हो? उत्पादन। अर्थात संसाधनों का, इससे क्या समझ आया? अर्थात बनता के कि संसाधनों का समुचित उपयोग करें की योजना बनाता है। इन सभी गतिविधियों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? प्रबंधन कहा जाता है। ये सिर्फ प्रबंधन का अर्थ बता रहे हैं, शैक्षिक प्रबंधन नहीं, सिर्फ प्रबंधन का अर्थ बता रहे हैं। और शैक्षिक प्रबंधन का पीछे बताया था अभी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यालय या विश्वविद्यालय जो प्रबंधन करता है उसी शैक्षिक प्रबंधन कहते हैं। अब प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है? यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीधे सीधे, जहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, वहां पे इन्होंने पहले से ही हाईलाइट मतलब कि उभार रखा है, उनको थोड़ा डार्क कर रखा है, तो हमें समझ आ रहा है कि क्वेश्चंस कहां से बनेगा, कि प्रबंधन क्या है? कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। अब पूछ सकते हैं कि प्रबंधन क्या है? क्या है? अब इसमें कला है, विज्ञान है, कला व विज्ञान दोनों है, इस प्रकार के ऑप्शन बना सकते हैं ना। तो इसमें कला और वह विज्ञान दोनों है, ध्यान रखना इस चीज को। और यदि यहीं पे एक और क्वेश्चन आपके, तो सामाजिक विज्ञान यदि ऑप्शन में होना, तो ये शुद्ध विज्ञान, हम विशुद्ध विज्ञान नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये विज्ञान है, ठीक है। प्रबंधन कला भी है, विज्ञान भी है। कला वह विज्ञान के रूप में प्रबंधन एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, क्योंकि कला और विज्ञान दोनों है तो ये एक दूसरे को प्रबंधन की व्यवस्था को क्या करेंगे? पूर्ण रूप प्रदान करेंगे, इसलिए एक दूसरे के विपरीत ना होकर एक दूसरे के पूरक है। कला व विज्ञान एक दूसरे के क्या है? पूरक है। रॉबर्ट एन हिलगर्ट, इसकी परिभाषा आप लोगों को याद रखनी है। इन्होंने कहा है प्रबंधन के क्षेत्र में कला व विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि प्रबंधन है और प्रबंधन का क्या विशेषता है? ये कला भी है, विज्ञान भी है, तो इसलिए एक ही सिक्का है वो प्रबंधन, और उसके दो पहलू कौन है? कला व विज्ञान। ये किसने कहा है? हिलगर्ट। अब देखिए, सिक्कों को हिलाओ, हिलाना तो आवाज करते हैं, ठीक है, तो मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा था, सिक्के हिलाते हैं, सिक्के हिलाते हैं।
अब प्रबंधन कला क्यों है, किस लिए इसको कला कहा गया है, इसमें ऐसे कौन कौन से गुण पाए जाते हैं कि इसको कला कहा गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कला का मानना है किसी क्षेत्र विशेष के लिए मूलभूत सैद्धांतिक ज्ञान की जरूरत होती है, वह ज्ञान व्यक्ति में क्या होता है, जन्मजात होता है। अतः प्रबंधन का आधारभूत गुण सिद्धांत व्यक्ति में जन्मजात पाया जाता है। मतलब प्रबंधन में जो जन्मजात जो प्रबंधन किसी ना किसी प्रकार से हमेशा इंसान को प्रबंधन करना ही पड़ता है, कभी किसी चीज के लिए व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती है, कभी किसी चीज के, तो ये जन्मजात गुण उसमें पाया जाता है, इसलिए ये एक कला है। इस जन्मजात गुण या ज्ञान या गुण का व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उपयोग करता है, उसमें कितना योग्य है उस व्यवस्था को करने के लिए, उस प्रबंधन को करने के लिए, वो हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग योग्यताएं होती है। अतः इस आधार पर भी प्रबंधन क्या है, एक कला है। कला व्यवहारिक तो होती है, साथ इसमें मौलिकता पाई जाती है, रचनात्मकता भी पाई जाती है। प्रबंधन में व्यवहारिकता, मौलिकता व रचनात्मकता होने के कारण यह है एक कला है। ठीक है। अब प्रबंधन विज्ञान क्यों है, कला का तो बता दिया, लेकिन ये विज्ञान भी माना जाता है, प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, अभी बताया था इसमें। तो इसके भी 3 गुण बताए यहाँ पे, क्यों है, क्योंकि प्रबंधन है ना, ये एक व्यवस्थित तरीके से होता है, क्रमबद्ध रूप से होता है। व्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है, और यही प्रबंधन की व्यवस्था व क्रमबद्धता है, अतः इसे क्या कहा जाता है, विज्ञान। क्योंकि विज्ञान में भी व्यवस्थितता और क्रमबद्धता पाई जाती है और प्रबंधन में भी पाई जाती है, इसलिए यह एक विज्ञान है। विज्ञान में सिद्धांत परीक्षण मतलब प्रयोग पर आधारित होते हैं, जो भी सिद्धांत होते हैं, परीक्षण जो होते हैं, वो प्रबंधन के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांतों के समान विशुद्ध या परीक्षक योग्य नहीं होते। मतलब कि जो विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं ना, उनको दोबारा दोबारा परीक्षण किया जा सके, ऐसे शुद्ध रूप से इसका परीक्षण नहीं किया जाता, लेकिन प्रबंधकों को मानक तकनीकी प्रदान करते हैं, जिन्हें अलग अलग परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। जैसे इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमने कोई ऐसी व्यवस्था की थी कि वह व्यवस्था हमने सोचा था कि यदि यहाँ पे ये सफल हो जाती है तो हम इसी व्यवस्था को दूसरी जगह लागू करेंगे। अगर वह व्यवस्था हमारे छोटे स्तर पर कामयाब हो जाती है ना, तो हम सोचते हैं कि हाँ, इससे मिलता जुलता ये वाला प्रोग्राम है, तो हम इसको यदि वहां लागू करेंगे तो सेम सिचुएशन है, तो ये व्यवस्थाएं हम मतलब सफल होगी हमारी। तो मानक रूप में तकनीकी प्रदान करती है, जिन्हें अलग अलग परिस्थितियों में लागू या प्रयोग में लिया जा सकता है। अतः इस दृष्टि से प्रबंधन क्या है, विज्ञान है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, सर ने नोट में दे भी रखा है कि प्रबंधन प्राकृतिक भौतिक विज्ञान नहीं है, बल्कि क्या है, एक सामाजिक विज्ञान। विज्ञान तो है, लेकिन कैसा है, सामाजिक विज्ञान। विज्ञान के जैसे सिद्धांत वैध होते हैं, मतलब मान्य होते हैं हर जगह, प्रबंधन के सिद्धांत भी काफी हद तक, पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन काफी हद तक क्या होते हैं, वैध होते हैं। अतः प्रबंधन भी क्या है, एक विज्ञान है। अब देखते हैं कि प्रबंधन की विशेषताएं, प्रबंधन की विशेषताएं बता रखी है यहाँ पे। तो प्रबंधन सार्वभौमिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सर्वव्यापी है और सार्वभौमिक है। सर्वव्यापी मतलब प्रबंधन सभी जगह किया जाता है और सभी जगह लागू करते हैं, इसलिए सर्वव्यापी और सार्वभौमिक है। उद्देश्यपूर्ण होती है, मतलब इसका प्रबंधन क्यों किया जाता है, किसी ना किसी लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित हम करते हैं, लक्ष्य या उद्देश्य। उद्देश्य जब हम रखते हैं तो इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रबंधन। तो इसलिए ये क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंधन संगठन के लक्ष्य व उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अतः ये सदैव क्या होती है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मतलब सदैव ही होती है, ये नहीं कह सकते कि कभी कभी। ऐसे ये छोटे छोटे वर्ड देके एग्जाम में हमें मतलब कि एग्जामिनर इधर उधर भटकाने की कोशिश करता है। तो सदैव क्या होती है, उद्देश्यपूर्ण होती है, और सार्वभौमिक होती है, सर्वव्यापी होती है। एक बहुआयामी प्रक्रिया, प्रबंधन के अंतर्गत कार्य का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, परिचालन का प्रबंधन, ये न यहाँ आएगा। अतः प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया तो है ही, साथ ही बहुआयामी प्रक्रिया है। मतलब कि जब हम प्रबंधन करते हैं तो उसमें कार्य भी लिए है, किसी कार्य के लिए किन्हीं लोगों द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये बहुत सारे आयाम मिल गए। ठीक है, इसलिए क्या है, बहुआयामी
प्रक्रिया है। अब बहुआयामी प्रक्रिया है तो जटिल तो होगी ही, मतलब थोड़ा कठिन तो होगा ही, लेकिन क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। पैसे, पैसे मतलब व्यवसाय का रूप है, प्रबंधन एक पैसे के रूप में है, पैसे नहीं, पैसे, पैसे होते हैं नोट, जो हम, जिसके लिए हम नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है। हर कोई पैसे के लिए ही जाना चाहता है, वरना कौन जाना चाहता है कि भाई अपने घर से दूर जाए, इतनी 5-5, 6-6, 7-7 साल तैयारी करते हैं, उसके बाद हम कहीं बाहर नौकरी करने भी जाते हैं अपने घर परिवार को छोड़ के, तो ये सब पैसों का खेल है, पैसों के लिए। तो ये पैसे अलग होता है, पैसे अलग है। पैसे मीन्स व्यवसाय, और एक सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक क्या है? प्रक्रिया। प्रबंधन में सभी व्यक्तियों की गतिविधियों, कार्यों की भी समन्वय किया जाता है। मतलब कि देखिए, एक विद्यालय होता है, उसमें शिक्षक है, छात्र है, मतलब सभी मिलके कार्य को संपूर्ण रूप से उसके उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, इसलिए सभी व्यक्ति मिलते हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति का कार्य नहीं है ये, किसका, एक समूह का कार्य है। तो ये सामूहिक क्रिया है, मतलब सामाजिक जिम्मेवारी, जिम्मेवारी या जिम्मेदारी, ठीक है। अभी बताया था कला प्रबंधन है, विज्ञान है, ये अभी आप लोगों को बताया ही था, कला व विज्ञान दोनों है। इससे परिवर्तनशील प्रक्रिया है, प्रबंधन प्रक्रिया है, परिवर्तनशील प्रक्रिया है। अगला है व्यवस्थित व अनुशासनात्मक तरीका। प्रबंधन में किसी दूसरे व्यक्ति से व्यवस्थित और अनुशासनात्मक तरीके से कार्य करवाया जाता है। मतलब जो एक प्रधान होता है, जो नेतृत्व करता होता है, वह सभी को एक अनुशासनात्मक तरीके से बताया जाता है, आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है, और सभी व्यवस्थाएं इस तरीके से होनी चाहिए, बताते हैं। तो ये व्यवस्थात्मक और अनुशासनात्मक कार्य है। प्रबंधन बहुअनुशासनात्मक, मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब कि एक साथ कई व्यवस्थाएं हमें करनी पड़ती है, कई प्रकार के अनुशासन बनाने पड़ते हैं प्रबंधन के अंदर, तो ये बहुअनुशासनात्मक है। परिणाम परक है, मतलब कि हम जो उद्देश्य हमने रखे हैं ना, उसके लिए हमने प्रबंधन किया है, और उस प्रबंधन के माध्यम से हम चाहते हैं कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है, हमारा परिणाम निकल के आ जाता है, तो ये परिणाम परक है। प्रबंधन एक ऐसा कार्य है जिसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, इस लक्ष्य का प्राप्त होना ही परिणाम कहलाता है। अतः प्रबंधन क्या है? परिणाम परक, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य होता है। अब 13 नंबर पे है अमूर्त शक्ति। हम ये तो नहीं कर सकते ना कि देखो इधर उधर देखो, उधर देखो, प्रबंधन खड़ा है, नहीं, मतलब प्रबंधन हमें दिखाई नहीं देता, ये एक अमूर्त है। हम व्यवस्थाएं करते हैं तो हम बताते हैं, हम ये तो नहीं कर सकते देखिए आप उधर जाइए, उधर एक प्रबंधन खड़ा है, आप उस प्रबंधन को पकड़ लीजिए, उसको ये करना है। मतलब प्रबंधन एक अमूर्त शक्ति है। कैसी है? अप्रत्यक्ष अमूर्त शक्ति है, ठीक है। मानवीय क्रियाएं हैं, क्योंकि हम प्रबंधन जब करते हैं तो उसमें हम व्यवस्था किन के माध्यम से व्यवस्थित करते हैं? साधन उपलब्ध करवा के किसी मानव को, किसी इंसान को हम बताते हैं कि आपके पास ये साधन आपको दे दिए हैं और आपको ये कार्य करना है, ये अब इस व्यवस्था के अनुसार ये कार्य हो जाना चाहिए, ये साधन। तो ये क्या है? मानवीय क्रिया, मतलब विशुद्ध मानवीय क्रिया है। साधन, प्रबंधन के द्वारा संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इस तरह से प्रबंधन लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन है। मतलब आप क्या समझिए कि ये हमारा लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया है? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमने काफी क्या किए हैं? व्यवस्थाएं की हैं। बुक्स लेके आए हैं, पुस्तक लेके आए हैं अच्छी अच्छी, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं, या फिर कुछ कहीं कोचिंग लेने जा रहे हैं। तो ये सब क्या है? हमारा उस लक्ष्य प्राप्त करने के क्या है? ये सभी साधन है, ठीक है। ये क्या है? साधन है। तो प्रबंधन के द्वारा लक्ष्य के, संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इस तरह से प्रबंधन लक्ष्य प्राप्त करने का क्या है? साधन, ठीक है। साध्य नहीं है। साध्य तो क्या है? हमारा परीक्षा पास करना, ठीक है। जो लक्ष्य है ना, जो हमने निर्धारित किए हैं, उनको प्राप्त करने के लिए प्रबंधन क्या है? एक साधन है। नेतृत्वकारी कार्य है, क्योंकि प्रबंधन, हम एक नेता को जैसे कि एक प्रबंधक बनाते हैं, उसके नीचे अधीनस्थ अन्य कर्मचारी हम जब देते हैं, और वो बताता है कि
हर किसी का अलग अलग काम डिसाइड करता है कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है, तो एक नेतृत्व होता है उसमें किसी एक के द्वारा। तो ये नेतृत्वकारी भी है। प्रबंधनकारी, प्रबंधक अपने नेतृत्वकारी जो शक्ति है उसमें है कि प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देश देता है, उनको नेतृत्व प्रदान करता है। इसलिए क्या है, प्रबंधन नेतृत्वकारी प्रबंधक है। प्रबंधन में कार्य का विभाजन किया जाता है। विभाजन इस प्रकार से किया जाता है कि किसी एक कार्य को करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग कर्मचारी या अधिकारी को कार्य बांट दिया जाता है। जैसे कि हम कोई ऐसी एग्जाम्स करवा रहे हैं, तो हम जैसे एग्जाम्स में बता देते हैं कि आपको देखिए कि 10th क्लास के हॉल में जाके बच्चों के एग्जाम करने, एक पर्यवेक्षक का कार्य दे देते हैं कि आपको बीच में जाके चेक करना है, जब टीचर्स वगैरह 2-5 मिनट के मतलब रेस्ट के लिए जाते हैं। मतलब ये सब चीजें अलग अलग व्यवस्थाएं, मतलब कार्य का विभाजन किया जाता है। अगर कार्य का विभाजन नहीं करेंगे हम, तो फिर ये रहेगा कि वह सोचेगा वह करेगा, वह सोचेगा वह करेगा। किसी काम के लिए तो कोई भी इंसान नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा, और किसी कार्य के लिए 10 खड़े हो जाएंगे वहां पे। इसलिए व्यवस्था इस प्रकार से प्रबंधन इस प्रकार से उनको कार्य का विभाजन किया जाता है कि वे व्यवस्थित रूप से हो सके। अधिकार में कर्मचारियों के मध्य अधिकार करते हुए कार्यों का विभाजन इसमें किया जाता है। लोकतांत्रिक वातावरण, देखिए लोकतांत्रिक वातावरण इसलिए होता है कि सभी का उसमें योगदान होता है, और कोई व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें किसी को हमने कार्य सौंपा और उसके अनुसार वह कार्य नहीं हो रहा है या वह व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं अब ये कार्य नहीं होगा। ठीक है, नहीं है तो किसी अन्य को उस काम के लिए हम रख देंगे। इसलिए इसमें लचीलापनता पाई जाती है, और लोकतांत्रिक होता है, यांत्रिक नहीं होता, मतलब कठोरता नहीं होती कि नहीं आप बीमार है तो भी आप इस व्यवस्था को संभालिए। ठीक है, आपसे ये कार्य नहीं हो रहा, किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको किसी अन्य को दे देते हैं, या किसी कारण भाई नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए कुछ और व्यवस्थाएं कर सकते हैं। इस प्रकार इसमें लोकतांत्रिक वातावरण पाया जाता है, लचीलापन पाया जाता है। अब है प्रबंधन की शैलियां। ठीक है, प्रबंधन की शैलियां, व्यक्ति का दर्शन समाज का दर्शन होता है। जो व्यक्ति सोचता है उसका दृष्टिकोण समाज के दृष्टिकोण से मिलता हुआ होता है। इस दर्शन के अनुरूप ही प्रबंधन के लिए प्रबंधन की शैलियां अपनाई जाती है। सामान्यतः प्रबंधन की कितनी शैलियां हैं? 4 शैलियां हैं। आपसे शायद ये तो ना पूछा जाए, बहुत कम चांस होता है कि प्रबंधन की शैलियां कितनी होती है, बट इसके अंदर क्या है, निरंकुश शैली क्या होती है, किस प्रकार की होती है, ये सब पूछ सकते हैं। या इसी को कह सकते हैं कि प्रकार, प्रबंधन के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं निरंकुश प्रबंधन शैली। निरंकुश प्रबंधन शैली में जो प्रबंधक जो होता है ना, जो नेतृत्व करता वही मुख्य होता है, उच्च जो अधिकारी होता है वही मुख्य होता है। मतलब कहते हैं कि सत्ता केंद्रित, उसी के हाथ में सब कुछ होता है। सिर्फ जो अन्य जो अधिकारी जो होते हैं वो तो सिर्फ उसके आदेश का पालन करते हैं। निरंकुश होते हैं, होने का मतलब होता है कि एक उच्च अधिकारी अपने अनुसार सिर्फ आदेश देता है। निम्न जो अधिकारी जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, वो सिर्फ उस आदेश का पालन करते हैं, ना तो उसमें सुधार करते हैं, ना बिगाड़ करते, ना हाँ करते, ना करते, कुछ नहीं करते हैं। मतलब स्वयं विवेक का कार्य इसमें नहीं होता है। सत्ता केंद्रित होती है, इसके हाथ में सत्ता है, इसलिए उसी का कहा यहाँ पे माना जाता है, उसी के जवाब को सुना जाता है, इसलिए सत्ता केंद्रित होती है। इसमें कर्मचारियों को उच्च अधिकारी के आदेश का क्या करना होता है? पालन करना होता है। स्वयं विवेक के अनुसार ये कार्य करने की इसमें छूट नहीं होती है। स्वतंत्र व्यक्तित्व के अवसर नहीं मिलते हैं। उच्च अधिकारी कार्मिकों के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। शीर्ष प्रबंधक द्वारा ही नियुक्ति विमुक्ति निर्णय जैसे कार्य किए जाते हैं। मतलब जो एक जो उच्च अधिकारी होता है ना, जिसके हाथ में नेतृत्व होता है, वही उसकी किसको नियुक्त करना है, किसको क्या कार्य देना है, किसको किस पद से हटाना है, ये सब उसी का कार्य होता है। उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। सिर्फ जो नीचे जो लोग होते हैं वो तो सिर्फ उसको सुनते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। यहाँ निरीक्षण या मूल्यांकन करने का उद्देश्य सुधार करना नहीं होता। यहाँ पे जो निरीक्षण जो किया जाता है वह ये नहीं कि उसमें सुधार, ये गलत है तो उसको बता के कि नहीं ऐसे नहीं करके इस कार्य को ऐसे करना चाहिए, ये उनका उद्देश्य नहीं होता है। उनका उद्देश्य सिर्फ क्या होता है? कमियां निकालना होता है। जैसे प्रधानाध्यापक और निरीक्षक आते हैं, क्लासों में देख के चले जाते हैं,
तो ये नहीं कि ये कमी है तो इसको आप ऐसे सुधारो, नहीं, वो देख के आपकी क्लास में ये कमी थी, आपके बच्चे ऐसे ऐसे करता है, उसको सुधारना किसको पड़ता है? कर्मचारी को। इससे योग्यता, दक्षता और उत्पादन पर अधिक बल दिया जाता है। अगली है हमारी प्रजातांत्रिक प्रबंधन शैली। इसमें प्रजा का मतलब कि पता चल रहा है इस शब्द से ही, प्रजातांत्रिक मतलब प्रजा मतलब व्यक्ति की गरिमा का ध्यान इसमें ज्यादा रखा जाता है। इसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति मतलब स्वतंत्र होता है व्यक्ति अपनी बात को रखने के लिए। इसमें सहयोग का भाव, सहकारी का भाव, न्याय और समता जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्यान में क्या किया जाता है, रखा जाता है। इस प्रकार से प्रबंधन में निर्णय लेते समय, नीतियों को बनाते एवं क्रियान्वित करते समय आम राय मतलब हर इंसान जो भी उसमें है सभी की राय का महत्व दिया जाता है। और निरीक्षण करने वाला छिद्रान्वेषी मतलब सिर्फ कमियां नहीं निकालता, वह सुधार भी बताता है उसके अंदर कि देखो ये कमियां थी और इसको ऐसे करोगे तो ये ऐसे ठीक रहेगा। मतलब सुधारात्मक शैली इसमें अपनाई जाती है, मतलब निरीक्षक जो आते हैं। अब इसमें ये कमी है कि व्यक्ति को ज्यादा अहमियत देने के कारण इसका प्रबंधन के संगठनों को लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वो इस प्रकार से होती है कि हमने कोई प्रबंधन किया है और हम चाहते हैं कि इसको, ये सभी चाहते हैं कि इस कार्य को इस प्रकार करेंगे तो अच्छे से कार्य सिद्ध होगा, लेकिन उन सभी में एक इंसान बोल देता है कि नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उस एक इंसान की बात को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा। पता है कि भाई जो सभी बोल रहे हैं वह ठीक है, लेकिन वह एक इंसान ने मना कर दिया तो उसकी बात को ज्यादा अहमियत देंगे, जिससे लक्ष्यों को प्राप्त शायद ना भी किया जाए और हो सकता है दिक्कतें भी खड़ी हो। लेकिन यहाँ पे सभी की बातों को महत्व दिया जाता है, हर इंसान की बात को, हर व्यक्ति की बात को, इसलिए इसमें ये कमी बताई गई। अब एक होता है समन्वयवादी प्रबंधन शैली। हमें इससे पता चल जाता है जो वर्ड हमारे समन्वयवादी मतलब समन्वय की भावना, सभी की मतलब मिला जुला जो होता है उसी को समन्वय कहते हैं। निरंकुश प्रबंधन शैली और प्रजातांत्रिक। निरंकुश होता है नेतृत्व तो जिसका हुआ है उसी के आधार पे सब चीजें होती हैं। प्रजातांत्रिक सभी की मतलब आम राय को महत्व दिया जाता है। इन दोनों की अच्छाइयों को मिलाया के जो समन्वय होता है वो क्या होता है, समन्वयवादी प्रबंधन। जो प्रबंधन किया जाता है वो क्या होता है, समन्वयवादी। इसमें संस्थागत व व्यक्तिगत हितों में समन्वय करते हुए मतलब संस्था का क्या हित है और व्यक्ति का इससे क्या हित है, उन सभी का समन्वय करते हुए प्रबंधन किया जाता है। इसमें व्यक्ति व संगठन दोनों का विकास होता है, मतलब व्यक्ति को भी महत्व दिया गया है और संगठन जो है उसको भी महत्व दिया गया है। अब ये एक अहस्तक्षेप प्रबंधन। अहस्तक्षेप मतलब जिसमें किसी का हस्तक्षेप भी ना हो। इसमें नेतृत्व करने वाला यथा स्थिति को बनाए रखता है, मतलब जो नेतृत्व जो करता है ना वह जो स्थिति है ना उसी को बनाए रखता है। नेतृत्व करने वाला अनमना सा रहकर मतलब सिर्फ उसको बैठा दिया जाता है कि जैसे हमारा राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति है लेकिन उसकी स्थिति क्या है, सभी कार्य कौन करता है, प्रधानमंत्री के उस पे आधार पे होता है। लेकिन नेतृत्व राष्ट्रपति अनमना से रहता है, जैसे प्रधानमंत्री चाहता है उसी प्रकार कार्य होते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पे नेतृत्व जो करने वाला है ना वो सिर्फ अनमना सा कार्य करता रहता है। प्रबंधक को अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता। ये बात मैं राष्ट्रपति के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मतलब मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया था कि जो प्रबंधक जो नेतृत्व जो करता होता है, नेतृत्व करता वह तो सिर्फ नाम मात्र का होता है, नाम मात्र का, ठीक है, अनमना सा रहता है। ऐसा लगता है कि इसको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, मतलब भरोसा नहीं है अपनी योग्यता के ऊपर। और वह समूह के सदस्यों के जो इसके नीचे जो समूह के जो सदस्य है ना वह उनके ऊपर कार्य थोप दिया जाता है, मतलब ये अपने अनुसार कार्य करते हैं। नेतृत्व तो करता है लेकिन काम किसके अनुसार, समूह के सदस्य अपने अनुसार कार्य करते हैं। ऐसा लगता है कि समूह के सदस्यों से बहाने बनाकर दूर रहता है कौन, नेतृत्व करता अपने सहयोगियों पर ज्यादातर कार्य डाल देता है। इससे सहयोगी भी स्पष्टता से निर्णय नहीं कर पाते। वह इसलिए निर्णय नहीं कर पाते कि हमारा नेतृत्व जो कर रहे हैं वह हमारी बात को कहाँ तक सहमत रहेगा, इसलिए वो स्पष्ट वह भी नहीं हो पाती। इससे संगठन नेतृत्व विहीन सा लगने लगता है। ये इनके ऊपर डाल देता है, ये पूर्ण रूप से अपने आधार पर निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए क्या लगता है प्रबंधन, ऐसा लगता है कि जैसे कि नेतृत्व ही विहीन हो, ऐसे लगता है, ठीक है।
यहाँ तक मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है आप लोगों को, और वीडियो को आप एक बार दोबारा से रिपीट करके आगे देख सकते हैं बार बार। जहां जहां से क्वेश्चंस बनता है मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, और आगे कल की क्लास में जैसे भी होगा मैं आप लोगों को पूरा क्या करवा दूंगी, मैनेजमेंट में पूरा करवा दूंगी। वैसे सर भी पढ़ाएंगे ऑनलाइन, पता नहीं लेकिन कब पढ़ाएंगे इस चैनल पे, हम तब तक एक बार कर लेते हैं, फिर सर से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा रहेगा हमारे लिए। और यदि आप लोग बुक्स लेके आना चाहे तो आप लेके आ सकते हैं, 160 रुपए फिक्स रेट है, लेकिन ये 140 से 150 रुपए में आप लोगों को मिल जाएगी। ऑनलाइन भी चाहो तो आप मंगवा सकते हो। और बाकी मैं आप लोगों को मैनेजमेंट पूरा यहाँ करवा दूंगी, यहाँ से इस बुक से तो करवा दूंगी, क्योंकि मेरे पास ये बुक्स है, मैंने ले आई। बाकी बुक्स में मैंने देखी थी तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा, सबसे सरल भाषा में ना इसी बुक में दे रखा है, तो मैंने सोचा कि इसी बुक को हम पढ़ लेंगे, इसी से क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ आए क्वेश्चंस पहले के भी क्वेश्चंस है वो हम कर लेंगे, तो हमारा मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।